नमस्ते, हाय, हेलो, कैसे हैं आप सब। चलिए कहानी शुरू करते हैं। जहाँ इंद्राणी टैक्सी में करती है और वो टैक्सी में आकर के बैठती है। जैसे वो टैक्सी में आके बैठती है उसके साथ वो लड़का भी बैठ जाता है जो इसका नाम राघव होता है। राघव इंद्राणी को के इतना उकसाने की वजह से इंद्राणी उसका हाथ पकड़ लेती है, जिसकी वजह से वो जब गाड़ी में बैठता है तो वो बस अपने हाथ को सहलाते हुए सोच रहा होता है कि इसने बस मेरा हाथ पकड़ा था तो मुझे इतना अजीब सा दर्द महसूस हुआ। अगर इसने मेरा हाथ तोड़ा होता तो क्या सच में इसमें इतनी ताकत है। वो सोच में पड़ जाता है, लेकिन फिर वो सोचता है नहीं नहीं, मैं ज़्यादा सोच रहा हूँ मैंने। पर फिर सोचता है कि लेकिन उसने तो मेरा हाथ पकड़ा था और ये तो ऐसा लग रहा था जैसे कि उसने मेरी उंगली तोड़ दी। वो अपनी उंगली को हिला के देख रहा होता है, जिस पर इंद्राणी कहती है क्या हुआ। जिस पर वो कहता है कुछ नहीं, कुछ भी नहीं हुआ। जिस पर इंद्राणी कहती है ज़्यादा मत सोचो, मैंने तुम्हारी उंगली नहीं तोड़ी है, पर हाँ अगर तुम ऐसे ही अपनी ताकत का बखान करते रहोगे और दूसरों को नीचा दिखाते रहोगे तो यकीनन एक दिन कोई तुम्हारी उंगली ज़रूर तोड़ देगा। जिस पर वो कहता है राघव, तुम ऐसा मत बोलो, मेरी उंगली कोई कैसे तोड़ सकता है और क्यों तोड़ेगा। जिस पर इंद्राणी कहती है तुम कुछ ज़्यादा ही बोलते हो, इसलिए तुम्हारी उंगली तो टूट ही जानी चाहिए थी, लेकिन मैंने तुम्हें छोड़ दिया। तुम ऐसा कैसे कह सकती हो, तुम में इतनी ताकत नहीं है। इंद्राणी कहती है ताकत किस में कितनी है ये तो तुम्हें पता चल ही गया होगा मेरे छूते ही। जिस पर वो कहता है कि नहीं, मुझे कुछ नहीं पता। जिस पर इंद्राणी कहती है क्या मैं फिर से तुम्हारा हाथ पकड़ूं। जिस पर वो कहता है नहीं, मैं तुम्हें क्यों अपना हाथ पकड़ने दूं और मैं क्यों तुम्हारा हाथ पकड़ूं। ये मेरे संस्कार नहीं है। अब इसमें संस्कार की बात क्या यहाँ से आ गई। मैंने तो बस नॉर्मली पकड़ा है, हम दोस्त हैं, स्कूल में साथ पढ़े हैं, ऑफकोर्सली मैं तुम्हारा इतना तो ख्याल रख ही सकती हूँ ना। जिस पर वो कहता है अच्छा, तुम्हें हॉस्पिटल जाओगी ना तो तुम्हें पता चल जाएगा। अच्छा ठीक है। वो जाते हैं टैक्सी में, हंसी मजाक चलते रहता है उनके, छेड़छाड़ी वाली। फिर संत मैरी हॉस्पिटल आता है, वो उतरता है, टैक्सी वाले को इंद्राणी पैसा देती है और पैसा देकर टैक्सी वाला पैसा लेकर चला जाता है। इंद्राणी कहती है मेरा भाई इस हॉस्पिटल में है। जिस पर वो कहता है तुम वहाँ मत जाओ, मैं एक बार फिर कह रहा हूँ। और इस बार वो इंद्राणी के कपड़े को पकड़ता है, सूट के पीस कोनी को पकड़ के कहता है मैं कह रहा हूँ वहाँ मत जाओ, तुम्हारे पिता और तुम्हारे अंकल वहाँ पे जैसे हाथ लगाए बैठे हैं तुम्हें मारने के लिए या तुम्हें पकड़ने के लिए। जिस पर इंद्राणी कहती है मुझे पता है, तुम्हें ये सब को सोचने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए कह रही हूँ तुम्हें अगर जाना है तो तुम चले जाओ, लौट जाओ, मैं खुद चली जाऊँगी। जिस पर वो कहता है नहीं, अगर कुछ हुआ तो मैं पुलिस को कॉल कर सकता हूँ। जिस पर इंद्राणी कहती है पुलिस अगर कुछ कर पाती तो अब तक मेरे पापा ने मेरे भाई को छुड़ा लिया होता, लेकिन पुलिस नहीं कर पाई तभी तो मुझे यहाँ आना पड़ा ना। जिस पर वो कहता है तुम सही कह रही हो, पुलिस भी कुछ नहीं कर सकती। जिस पर इंद्राणी कहती है मैं भी देखती हूँ कि कौन क्या और कैसे करता है। इंद्राणी अंदर जाने लगती है। इंद्राणी को देख पूरा हॉस्पिटल एकदम से हैरान होता है, क्योंकि इंद्राणी को की तस्वीर कहीं ना कहीं हॉस्पिटल में बहुत जगह लगी हुई होती है और सभी लोग देखते हैं कि फाइनली ये लड़की आ गई। इंद्राणी भी अपनी तस्वीर देखकर हैरान होती है और वहाँ पे एक नर्स जो इसकी तस्वीर और इंद्राणी को घूर रही होती है, इंद्राणी उससे पूछती है कि मेरी तस्वीर यहाँ क्या कर रही है और ये तस्वीर कहाँ से आ गई। जिस पर वो कहती है कि ये तस्वीर तो यहाँ के मतलब हॉस्पिटल के डीन ने लगाई है। अच्छा, हॉस्पिटल के डीन ने लगाई है, कौन है वो। जिस पर वो कहते हैं कि हॉस्पिटल के डीन का नाम वीरेंद्र देव कुंडू है। जिस पर इंद्राणी कहती है
मैं समझ गई। ठीक है, मैं चलती हूँ। वो जाने लगती है। फिर वो सोचती है कि क्या मुझे उनसे पहले मिलना चाहिए अपने भाई से। फिर सोचती है कि नहीं, मैं पहले अपने भाई से मिलूँगी। फिर वो जाती है, एक नर्स से पूछती है कि ईशांत कहाँ है। जिस पर वो कहती है ईशांत कौन? ईशांत? जिस पर वो कहती है मैं ईशांत सेन। ईशांत सेन कौन है ये? जिस पर वो कहती है मुथु का बेटा। जिस पर वो कहती है अच्छा, वही आदमी जो हॉस्पिटल में आके कई बार तमाशा कर चुका है और अपने बेटे को ले जाने की ज़िद करता रहता है। जिस पर इंद्राणी कहती है वो मेरे भैया हैं, तमीज़ से बात करो। हाँ, लेकिन वो अभी बहुत बीमार है। वो बीमार है तो भी उसे इस हॉस्पिटल में रहने की कोई ज़रूरत नहीं। ये फैमिली का डिसीज़न होगा कि कौन सा पेशेंट कहाँ जाएगा। अगर वो नहीं रखना चाहते अपने बेटे को यहाँ, तो तुम यहाँ ज़ोर ज़बरदस्ती उन्हें कैसे रख सकती हो। जिस पर वो कहती है कि ये हमारा फ़ैसला नहीं है, ये डीन का फ़ैसला है। जिस पर वो कहती है डीन को कह देना कि मैं अपने भाई को लेने आई हूँ और मैं उसे लेकर जा रही हूँ। जिस पर वो कहती है नहीं, आप ऐसे नहीं ले जा सकती हैं पेशेंट को। जिस पर वो कहती है मैं क्या कर सकती हूँ और क्या नहीं, ये आपका डीन अच्छे से जानता है। उसे कह दीजिएगा कि इंद्राणी आई है। नहीं, उसे कहिएगा स्नेहा आई है। ठीक है। वो ये कहकर चली जाती है अंदर अपने भाई के पास। अपने भाई को देख वो हैरान होती है और कहती है भैया, आप यहाँ ऐसे कैसे हो सकते हैं। वो हैरान, वो कुछ देर तक तो बिना जैसे सुध बुध खोए बिस्तर में जिस तरह से लेटा हुआ होता है, इंद्राणी देखकर डर जाती है। पर फिर वो उसकी पूरी बॉडी को जैसे अपनी आँखों से स्कैन करती है और समझ में आता है उसे कि बस उसे नींद की गोलियाँ और नींद के इंजेक्शन दिए जा रहे हैं, जिसकी वजह से वो इस तरह से है। एक्चुअली में 2 साल पहले जब वो अपने 3rd ईयर में था, तभी वो कॉलेज से आते हुए उसका एक्सीडेंट हो जाता है और उस एक्सीडेंट की वजह से उसे इस हॉस्पिटल में लाया जाता है। ट्रीटमेंट सब ठीक हो जाता है, वो ठीक भी हो चुका होता है, लेकिन उसके माता पिता से कहा जाता है कि आपका बेटा कोमा में है और उसे यहीं रहने दीजिए। आपको पैसे की फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं होगी। आप चाहें तो अपने बेटे का इलाज यहाँ फ्री में करा सकते हैं। उन्होंने भी ज़्यादा सोचा नहीं और हॉस्पिटल में अपने बेटे को रखने से ही समझा। ईशांत काफ़ी दिनों तक हॉस्पिटल में था। उस बीच में एक बार उसके पिता जब उसे देखने आते हैं तो उसके पिता को पता चल जाता है कि उसका बेटा कोमा में नहीं है, बल्कि हॉस्पिटल के डीन ने ज़ोर ज़बरदस्ती उसे कि बेटे को कोमा में भेजने का ड्रामा किया और उसे बेहोशी का इंजेक्शन दे देकर इस हॉस्पिटल में रोके रखा है। जिस पर वो जाकर डीन से कहता है तो डीन कहता है याद है, मेरा एक दोस्त तुम्हारे घर आया था, ईशांत नाम का। बहुत झगड़ा करने पे वो बोल देता है वो मेरा दोस्त है और उसकी बेटी जिसकी परवरिश तुमने की है, हमें उसका पता चाहिए था, लेकिन तुमने बात नहीं मानी, इसलिए हमें तुम्हारे बेटे को यहाँ रखना पड़ा। क्योंकि अगर तुम्हें ये बात पता चल गई तो तुम अपने बेटे को यहाँ से ले जाना चाहोगे, लेकिन हम चाहते हैं कि तुम अपने बेटे के बदले उसका पता बताओ, तभी हम तुम्हारे बेटे को इस हॉस्पिटल से जाने देंगे। फिर वक्त गुज़रता गया, वो अपने बेटे से मिलना आने लगे, लेकिन वो अब नहीं मिल सकते। जैसे उन्हें सच पता चल जाता है वो उसे मिलने नहीं देते और उस पर रिसर्च करने के बारे में सोचने लगते हैं कि अगर इंद्राणी नहीं तो उसका भाई सही। उस पर रिसर्च करते हैं और उसकी बॉडी में अजीब अजीब तरह के इंजेक्शन इंजेक्ट करता है जो
कभी ना कभी इंद्राणी के शरीर में भी इंजेक्ट किए गए थे उसकी माँ के द्वारा। और यही सब कुछ इंद्राणी देखती है और समझ जाती है कि उसके भाई के साथ भी वही सब कुछ हो रहा है जो उसके साथ हुआ था। इसलिए वो अपने भाई को वहाँ से ले जाने के बारे में सोचती है और वो उसे ले जाने वाली होती है। जैसे वो अपने भाई को अपनी पीठ पर लादती है, वैसे ही उधर से एक डीन आता है और कहता है, स्नेहा कैसी हो तुम? बड़े दिनों के बाद हम मिल रहे हैं। अंकल को हाय नहीं कहोगी? बिना हाय हेलो किए तुम ऐसे कैसे जा सकती हो? और वो मेरा पेशेंट है। वो आपका पेशेंट नहीं है और ना ही वो आपका एक्सपेरिमेंटल पीस है जिसके साथ आप कुछ भी कर सको। जिस पर वो कहता है, तुम्हें पता चल गया? जिस पर वो कहती है, मुझे सब पता है। पहले आपने उसे बेहोशी का इंजेक्शन देकर यहाँ रखा और उसके बाद फिर जैसे ही पता चला मेरे पिता को कि आपने क्या किया है उनके बेटे के साथ, तो आपने उन्हें धमकी दी। और जब उन्होंने आपकी बात नहीं माननी चाहिए तो आपने गुस्से में आकर मेरे भाई के साथ वही सब कुछ करना चाहा जो आपने कभी मेरे माँ के साथ किया। और लेकिन देखो ना, इस सब के बावजूद तुम तो बहुत ताकतवर बन गई। देखो, तुम एक लड़के को उठाकर कंधे पे लादे चल रही हो, निवाली हो। और तो और तुम्हें ये भी पता चल गया कुछ ही टाइम में कि क्या क्या हुआ यहाँ पे। सोचो, तुम इतनी इंटेलिजेंट कैसे बनी? अगर मैं ना होता तो तुम थोड़ी ना ऐसी बनती। सही कहा, अगर तुम ना होते तुम ऐसी नहीं बनती। लेकिन मैं ऐसी बनी हूँ क्योंकि ने मुझे बनाया। लेकिन अब बहुत हो गया, तुम अब किसी के साथ ऐसा कुछ नहीं कर सकते, मेरे भाई के साथ तो बिल्कुल भी नहीं। जिस पर वो कहता है कि देखो, तुम्हारे भाई के साथ मैंने ज़्यादा कुछ नहीं किया, पर अब वो मेरा पपेट बन गया है। जिस पर वो कहता है, इसे थोड़ा काट कर दिखा दो। जिस पर वो अचानक से जाग जाता है और वो इंद्राणी के गर्दन पे काटने लगता है। इंद्राणी तुरंत उसके मुंह को अपने हाथ से हटाती है और अपने भाई को थप्पड़ मारने लगती है और कहती है, होश में आओ। इंद्राणी का कंधा एकदम से ज़ख्मी हो जाता है और खून से सन जाता है। वो कहता है, इलाज करा लो, हमारे हॉस्पिटल में मुफ्त में इलाज होता है। जिस पर इंद्राणी कहती है, मुझे ऐसे मुफ्त के इलाज की ज़रूरत नहीं जहाँ मुफ्त के इलाज के नाम पे पेशेंट पे रिसर्च किया जाए और उसे अपने लैब में भरा जाए। क्यों, ऐसा कौन सा रिसर्च कर रहे हैं आप जिसकी वजह से ये हाल हो रहा है लोगों का? जिस पर वो कहता है, तुम्हें तो सब पता ही चल रहा है, फिर तुम मुझसे पूछ क्यों रही हो? तुम्हें क्या नहीं पता? तुम्हारे पिता भी तो इस सब में शामिल है। जिस पर इंद्राणी कहती है, हाँ मुझे पता है कि इस सब में कौन कितना शामिल है और किसने क्या क्या किया है, लेकिन यकीन दिलाती हूँ कि जिसने जितना किया है उसे उतना ही ज़्यादा भुगतना भी पड़ेगा। मेरे भाई को मैं यहाँ से लेकर जाऊँगी। अरे, तुम्हारा भाई तो तुम्हारे काबू में ही नहीं है, तुम उसे कैसे ले जाओगी? जिस पर वो कहता है कि मैं इसकी मदद करूँगा। जिस पर वो कहता है, अरे तुम तो पहले भी आए थे ना, क्या नाम है तुम्हारा? राघव। तो मिस्टर राघव, तुम्हें नहीं लगता है कि तुम्हें अपने अंकल का ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए, ना कि अपने दोस्त पे ध्यान देना चाहिए? अब ये तुम्हारा दोस्त नहीं रहा, अब ये मेरा पपेट बन गया है और ये वही करेगा जो मैं चाहता हूँ। अगर यकीन ना हो तो आजमा कर देख सकते हो। जिस पर वो राघव इंद्राणी के पहले तो कंधे के पे जा कर के कपड़ा रखता है, अपना रुमाल, और कहता है, अब हमें लगता है कि अब तुमने देख ही लिया है तो मुझे लगता है तुम्हें यहाँ से चलना चाहिए। जिस पर वो कहता है उसके अंकल की, अरे मैंने तो अभी बोला भी, तुम्हें यकीन नहीं होता है तो मैं तुम्हें बता देता हूँ। जिस पर इंद्राणी कहती है, मुझे मेरे भाई को कैसे ले जाना है ये मैं अच्छे से जानती हूँ। जिस पर वो कहता है,
अगर ऐसा है तो तुम अभी लेकर जाओ ना, ले जा सकती हो क्या उसे? जिस पर इंद्राणी कहती है ठीक है। जिस पर वो राघव का रुमाल राघव को पकड़ाती है और अपने भाई के पास जाती है, जो एकदम से कोने में दुबक कर बैठा रहता है। और जैसे ही उसका अंकल बोलता है कि इसे अपने पास मत आने देना और हाँ, इसे मार दो, जिस पर वो सीधे उस पर हमला करने वाला होता है। इंद्राणी उसके हाथ को बांधती है और कहती है मैं तुम्हारी बहन हूँ, पहचानो मुझे। जिस पर वो कुछ देर के लिए शांत होता है, लेकिन वो बार बार उसका अंकल उसे उकसाता है और कहता है ये तुम्हारी कोई बहन नहीं है, तुम्हारी बहन तो कभी थी ही नहीं, ये छोटी है, ये तुम्हारी जगह लेना चाहती है, तुम्हारे माँ बाप के घर में ये दबक कर बैठना चाहती है, ये तुम्हारे कोई नहीं लगती है। वो पूरा उसे उकसाने लगता है और वो उसकी बातों में आने लगता है। और फिर ईशांत जब उसकी बातों में पूरी तरीके से आता है और गुस्से से एकदम इंद्राणी पे हमला करने वाला होता है, तुरंत इंद्राणी उसके गर्दन पे वार करती है और वो वहीं पे ढेर हो जाता है। फिर उसके बाद इंद्राणी राघव को कहती है कि इसे लेकर चलो, जिस पर राघव उस ईशांत को उठाने लगता है कंधे पे और उठा करके जाने लगता है। जिस पर ईशांत को इस तरह से देख और इंद्राणी कहती है हटो, मैं अपने भाई को खुद लेकर जाऊंगी। वो अपने भाई को सपोर्ट देते हुए लेकर जाती है। हालांकि वो हॉस्पिटल में ऐसा अपने ताकत को दिखा नहीं सकती थी, इसलिए उसने राघव एक कंधे में उसके हाथ को पकड़ उसे कमर से पकड़ ले घसीट रहा होता है, तो इधर इंद्राणी भी उसके दूसरे तरफ अपना हाथ रखती है और उसे पकड़ कर लेकर जाती है। दोनों ऐसे लेकर जाते हैं जैसे कि वो दोनों ही कमज़ोर हैं और उसका वज़न ज़्यादा है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। इंद्राणी चाहती तो उसे अकेले ही उठा कर ले जा सकती थी, लेकिन उसने ऐसा कुछ किया नहीं। वो उनके सामने खुद को कमज़ोर दिखाई और उसे लेकर जाने लगती है। जब वो लेकर जा ही रही होती है तो फिर वो पीछे से उसे कहता है तुम अगर इसे लेके भी चली गई तो भी तुम इसका इलाज नहीं करवा पाओगी, तुम्हें पता ही नहीं कि इसका इलाज कैसे करना है, तुम इसे कैसे ठीक करोगी, ये तुम्हारे गांव को शमशान घाट बना देगा। जिस पर वो कहती है ठीक है, अगर वो शमशान घाट बनाता है तो शमशान घाट में जो पहली चिता जलेगी वो तुम्हारी होगी, ये यकीन से मैं कहती हूँ, क्योंकि इस बार मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। तुमने मेरे साथ जो किया, मेरी माँ के साथ जो किया, मैंने वो सब बर्दाश्त किया और मैं शांति से अपनी ज़िंदगी जी रही थी, लेकिन अब जो तुमने मेरे भाई के साथ किया है, इसके लिए मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगी और ना ही अब मैं तुम्हें बख्शूँगी। बहुत हो गया तुम्हारा तमाशा, अब ये तमाशा बंद होगा। अब मैं तुम्हें बताऊँगी कि तुम्हारे इस केमिकल वाले फार्मूले के साथ तुम्हें कैसे मैं हराती हूँ। इस पर वो कहता है तुम मुझे हरा नहीं पाओगी, मैंने सुना है तुम तो मशीन लर्निंग की हुई हो, तुमने ज़्यादा कुछ ऐसा मेडिकल फील्ड का रिलेटेड कुछ नहीं पढ़ा है तुमने, तो तुम्हें कैसे पता कि तुम्हारे भाई को कैसे ठीक करना है, मेरे अलावा तुम्हारे भाई को कोई और ठीक कर ही नहीं सकता। जिस पर वो कहती है आपके अलावा एक और व्यक्ति है जो मेरे भाई को ठीक कर सकते हैं, और ये बात आपको भी पता है और मुझे भी पता है वो कौन है, इसलिए आप चिंता मत कीजिए, मुझे क्या करना है कैसे करना है ये मैं देख लूँगी। और हाँ, अगर मेरे भाई के करीब आने की कोशिश की तो यकीन दिलाती हूँ इस बार मैं आपको छोड़ूंगी नहीं, और मेरे गांव आकर के मेरे माता पिता को भी तंग करने के बारे में सोचा भी तो मैं आपको इस बार जान से मार दूंगी, ये यकीन दिलाती हूँ मैं। जिस पर वो कहता है सोच समझ कर बोलो। जिस पर वो कहती है क्या करेंगे आप, पुलिस के पास जाएंगे, जाएं, मुझे पता है यहाँ पे पुलिस भी नहीं आती है, और आप पुलिस के पास जाएंगे तो पुलिस तो आपकी बात मानेगी और आपकी बात सुनकर मेरे साथ कुछ गलत करेगी, लेकिन मैं भी जानती हूँ कि आप ऐसा कुछ करेंगे ही नहीं। थैंक यू वेरी मच इस कहानी